Hello, student of ninth class. Today we will start chapter number 17 in SST. The name of chapter is Agriculture in Indian Economy. So, dear student, let's start. It is a very fabulous chapter and very important. So, let's start now. Agriculture has been the foundation of the Indian economy from the ancient time. देखिए बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जाना माना है और प्राचीन समय से हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करता रहा है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड द फील्ड्स आर द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स के द्वारा हमारे यहाँ जो मेन अर्निंग होती है बच्चों, उसके माध्यम से लोग अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों। ज़्यादातर जो विलेज के लोग हैं वो खेती का ही कार्य करते हैं बच्चों। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी हाफ पॉपुलेशन है उसका जो डिपेंडेंस है बच्चों वो हमको एग्रीकल्चर पे नज़र आता है। देखिए, जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए बच्चों, वो सभी एग्रीकल्चर में उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आइए एक देखते हैं बच्चों कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर कैन बी लिस्टेड बाय द फॉलोइंग। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इस बात की तरफ एलिवेट करते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों। सो पहला पॉइंट देखते हैं क्या इसमें लिखा है। कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट्स इन द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द डाटा ईयर 1950 to 51। देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर आप नेशनल इनकम अकॉर्डिंग जो डेटा है 1950 से 1951 की बात कर लें बच्चों, तो जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्रीकल्चर के और फॉरेस्ट के बारे में आपको बताता है कि कितना बड़ा योगदान करता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात कर लें तो जैसे वुड कटिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशनरी है, माइनिंग है, पोल्ट्री फार्म, ये सब काम बच्चों हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू आते हैं। We have to contribute 59.2% in the national income which the reduce in the 2012-13। देखिए, हमारे राष्ट्रीय आय में 59.2% का जो रिड्यूस हुआ है 2012-13 में। 2004-5 में अगर देखें हम लोग बच्चों तो 13.7% था। अगर हम आज की तुलना करें बच्चों तो ये हमारे डेवलपमेंट में, हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा अपना योगदान करते हैं बच्चों, जिससे कि हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से क्या कर रही है, बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या हमारा प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट्स द अपॉर्चुनिटी। देखिए बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से लेकर के अब तक, ये बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है बच्चों जो हम लोगों को क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। लगभग 17%, अगर 70% पॉपुलेशन को अगर हम देखें बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर हम 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उसको देख लें तो बच्चों 48.9% जो पीपल है वो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के जो कार्य हैं बच्चों वो लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम देखें फार्मिंग को ले लीजिए, ठीक है, हार्वेस्टिंग को ले लीजिए, इरिगेशन को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोगों को डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, रोजगार प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशनरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशंस का है, प्रिपेयरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे ऐसे काम है बच्चों जो एग्रीकल्चर के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर के माध्यम से जो फसल उगाई जा रही है उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। अगर हम इंडियन प्लानिंग पीरियड की बात कर लें बच्चों तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम लोगों को हर साल देखने को मिलता है और ये नेशनल इनकम में हमारा बहुत बड़ा योगदान करता है बच्चों, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूसरे जो नए नए टेक्निक्स का यूज करने से बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में बच्चों वृद्धि हुई है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एग्रीकल्चर का क्या महत्व। देखिए, कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर लिए। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, अगर हम बात कर ले बच्चों तो टी है, स्पीसीज है, कॉफ़ी है, राइस है, कॉटन है, तंबाकू है, काजू नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट जूस हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ भेजते हैं। और टोटल अगर आप देखें तो जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हमारा 12.5% का हमारा कंट्रीब्यूशन होता है।
चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए जो उद्योग हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमारा क्या योगदान है एग्रीकल्चर का, उसको देख लें। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो 2 टाइप्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए 2 तरह का हमारे पास प्लान होता है बच्चों। फर्स्टली द एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। सबसे पहला काम है कि जो जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लिए एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल अप्लाई करता है बच्चों, प्रोवाइड करता है। जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, टेक्सटाइल मिल्स के लिए, शुगर केन आपको, बीट रूट है शुगर इंडस्ट्री के लिए। ये सब सारे ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी अलग अलग इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। आप फ्लावर सीड्स को ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम सेकंड टाइप्स की बात कर लें बच्चों, तो ये बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल कराता है। चाहे आप टेरिटरी सेक्टर्स को देख लीजिए, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ले लीजिए, पेस्टिसाइड्स ले लीजिए, इनके लिए भी क्या करता है, बहुत बड़ा मार्केट आज के टाइम में ओपन है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन इन द फूड एंड फोडर। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो हमारे पास पशु हैं, जानवर है बच्चों, जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए चारा बहुत आसानी से एग्रीकल्चर से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी। देखिए ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का योगदान है कि हम लोग गरीबी से अपने आप को निकालने का बच्चों प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों की इनकम भी बच्चों तेज़ी से बढ़ी है। जब इनकम बढ़ती है तो गरीबी का जो एक अभिशाप है उससे बच्चों हम लोग बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू। देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा को एक्टिविटी दो है जो गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इससे गवर्नमेंट को क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू मिलता है। आइए अगला पॉइंट्स को देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट टू अदर सेक्टर्स। देखिए एग्रीकल्चर का बाकी सेक्टर्स के अंदर क्या क्या योगदान है उसको देख लेते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है बच्चों, और इसके डेवलपमेंट्स के साथ साथ अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, और भी ऐसी एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर के माध्यम से बहुत तेज़ी से हमको बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने देखा है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, बेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। देखिए अगर हमें एनिमल हस्बेंड्री में अपने आप को आत्मनिर्भर करना है बच्चों, तो एग्रीकल्चर इसके लिए सबसे बेस्ट साधन है। देखिए ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं विश्व के अंदर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं बच्चों। अगर हम मेजर एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, जो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे डेयरी है हमारे पास, वूल्स है, मीट है, मिल्क है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों जो इन एनिमल्स से हमको प्राप्त हो जाता है। और ये सभी किस लिए आवश्यक है, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर एरिया में होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो लाइव स्टॉक्स हैं उसमें आत्मनिर्भर माना गया है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक को ले लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा न्यू ट्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए नए नए तरीके आज के टाइम में हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं बच्चों। जैसे पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड इट्स द रिजल्ट द एग्रीकल्चर फील्ड विद द कम फ्रॉम द स्पीडली। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बना दी थी बच्चों जिससे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। अगर हम आज़ादी के बाद का देख लें बच्चों, तो इसमें बहुत बुरी कंडीशंस में अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ कर गए थे, बहुत दयनीय कंडीशन थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने अथक प्रयास से बहुत तेज़ी से इसको क्या किया बच्चों, डेवलप किया है, इसके अंदर सुधार किया है। अगर आप देखें तो आज हम जो किसानों की प्रॉब्लम्स है उसको समझते हैं और उसको वर्डली एक मैनर के तरीके से हम लोगों ने उसको क्या किया है, प्रोवाइड किया है, अच्छे से सॉल्व किया है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका बच्चों, फूड प्रोडक्शन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स। आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स तरीके से, चाहे आप लैंड को बात कर लें, सॉइल की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये सभी क्या है बहुत ज़्यादा हमको डाइवर्स और वैरायटी के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं बच्चों। आइए देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से क्रॉप्स को यहाँ पर उगाते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें तो मेनली हम लोग 2 टाइप्स के क्रॉप्स को उगाते हैं बच्चों। आइए देखते हैं क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों तो हम लोग 2 तरह की क्रॉप्स उगाते हैं अपने यहाँ, रबी की और खरीफ की। देखिए जो रबी की क्रॉप्स होती है बच्चों वो मिड अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च और अप्रैल के बीच में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। रबी की क्रॉप्स की बात करें इसमें हम वीट है, बार्ले, ओट्स,
ठीक है। चिकपी है, ग्राम है, मस्टर्ड, ये सभी हमारी क्या आती हैं, रबी की क्रॉप्स में आती हैं। खरीफ की क्रॉप्स की बात कर लेते हैं बच्चों। जो खरीफ क्रॉप्स है ये हम लोग जून जुलाई में, ठीक है, ग्रो करते हैं और सितंबर अक्टूबर तक हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए जो आते हैं बच्चों हमारे, राइस है, ज्वार है, अरहर है, मूंग, मेज, कॉटन, लाइम सीड, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी हैं। राइस इज ओनली द क्रॉप विद द सोन इन द बोथ रबी एंड खरीफ। देखिए केवल राइस ही एक ऐसा फसल है जो दोनों ही सीजन में उगाई जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसी कौन सी क्रॉप है जो दोनों ही सीजन में उगाई जाती है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं बच्चों कि हमारी जो राइस है दोनों ही क्रॉप में उगा। नेक्स्ट जैद की क्रॉप। देखिए ये जो क्रॉपिंग होती है जैस की, ये सीजनल होती है बच्चों, अरे मिड जून के अंदर इसको उगाई जाती है। जैसे मस्क मेलन है गया, पम्पकिन है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है और वेजिटेबल सनफ्लावर, ये सभी के सभी क्या है, हमारी जो जैद की क्रॉप्स कहलाती हैं। चलिए बच्चों आज कितना ही, कल फिर इससे आगे करते हैं। ओके, बाय बाय।